हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्वेल्थ इंग्लिश में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में लाया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि इस सब्जेक्टिव में आपको 10 क्वेश्चन दिया रहता है। जो पर क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स का होता है। आपको 40 से 50 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। और ये 10 में से कोई आपको 5 का आंसर देना होगा, यानी जो भी आपको लगे कि 10 में से जो भी 5 आपको आ रहा हो उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस दिया रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है। इसमें से आपको बस 5 चूज करना रहता है और आपको आंसर देना रहता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और यूरोपियन सिविलाइजेशन में बेसिक डिफरेंट है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट इमोरलिटी। यानी इसमें यह कहा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन यानी इंडिया का जो आदत है वो ऊंचा है किसके, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या है, इमोरलिटी, वो अनैतिकता पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस बर्ड। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि माइंड रेस्टलेस बर्ड क्यों होता है, माइंड को जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा क्यों मांगने लगता है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर बोल रहा है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड रेस्टलेस बर्ड है बिकॉज मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी इसको जितना दिया जाता है वो और मांगता है, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहता है, ठीक है। मतलब ये समझ जाइए कि कोई अगर सीएम है तो वो पीएम बनना चाहता है, वो पीएम है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। उसका माइंड इस तरीके से होता है। जो गरीब रहता है वो अमीर बनना चाहता है, जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है। ये कहने का मतलब है, आवर नीड्स आर अनएंडिंग, मतलब हमारा जो जरूरतें हैं वो असीमित है, ठीक है। द मोर वी इंजॉय इन आवर पैशन, मतलब हम लोग अपने पैशन में बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। द मोर अनकंट्रोल दे बिकम, मतलब जितना और अनकंट्रोल हो जाता है हम लोग, जितना एंजॉय करते हैं उतना कम होते चला जाता है। मतलब लगता है कि हमारे पास पैसा है तो और पैसा होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल्स। यानी हमारे पूर्वजों ने कैसे एंजॉय किया होम रूल्स। आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट किंग्स ऑल पावरफुल वर इन्फेरियर टू ऋषि एंड फकीर। यानी हमारे पूर्वजों ने किंग्स यानी राजाओं को देखा है पावरफुल में, ऋषि एंड फकीरों के तुलना में, ठीक है। दे वर कंसिडर्स पीपल डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर्स, मतलब वे लोग समझते थे कि लोग डिपेंड है अपने मास्टर पे नहीं, ठीक है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, मतलब आदमी खुल के जीते थे उस समय में और अपने एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। प्लस दे इंजॉय द होम रूल, इसलिए वे लोग इंजॉय किए अपने होम रूल को। आगे देखते हैं। ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू थ्रू हिज एड्रेस इंडिया इज माई होम। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस समय एक्सप्रेस किया कि इंडिया हमारा घर है। तो आइए इसका आंसर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस दिस व्यू आफ्टर टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे उस समय बताया कि भारत क्या है, मेरा घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ही एक्सप्रेस इन हिज स्पीच ही डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच में क्या एक्सप्रेस किया जब वो भारत के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे तब। ही प्लीज्ड हिमसेल्फ
टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। मतलब वो अपने लॉयलिटी यानी पास्ट कल्चर के बारे में बात की है, ठीक है, शपथ लिए कि हमको पिछले ज़माने की चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या आइडिया था एजुकेशन के बारे में। तो इन डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन अबाउट एजुकेशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का ओपिनियन था एजुकेशन के बारे में, इज डैट की इट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी ये जो नेशनल का उद्देश्य है ना, ये प्राथमिक होना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। देखिए इसमें दो तरीके क्वेश्चन है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। फर्स्ट है हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन थर्ड क्लास टिकट बट इट वाज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज रेफरिंग टू, हाउ कैन सच अरेंजमेंट बी एमिकेबल। यानी नानू काका ने जब वो सेकेंड थर्ड क्लास के टिकट जो था उसके पास, तो वो सेकेंड क्लास में जो ट्रैवल किया वो कैसे अरेंजमेंट किया, ठीक है, कैसे टीटी को बनाया, आइए देखते हैं। नानू काका हैड ट्रैवल्ड इन सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट। नानू काका ने क्या किया, थर्ड क्लास टिकट था उसके पास लेकिन वो सेकेंड क्लास के टिकट में ट्रैवल किया। एज ही हैड एमिकेबली, यानी शांतिपूर्ण तरीके से अरेंज्ड इट विथ द टिकट चेकर, यानी क्या किया, हैंडल किया किसके साथ, टिकट चेकर के साथ, ठीक है। हु हैड एकोमोडेटेड हिम, जो उसको उस पर ध्यान दे रहा था, ठीक है। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, एक्सप्लेन, यानी पावर यूज किया जाना चाहिए ओनली मॉरल पर्पस के, नैतिक कामों के लिए। तो आइए आंसर देखते हैं। पावर प्लेस अ डोमिनेंट रोल इन ह्यूमन सोसाइटी। डोमिनेंट मतलब प्रमुख रोल होता है पावर का। पावर ऑफ अ मैन, पावर ऑफ सोसाइटी एंड पावर ऑफ अ स्टेट आर द मेन काइंड ऑफ पावर, ठीक है। डिफरेंट टाइप का क्या होता है, पावर होता है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस, यानी महात्मा गांधी के अनुसार से पावर मोरल पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। इफ अ स्ट्रॉन्ग मैन इज इंगेज्ड इन वर्क देयर इज पीस। रिगार्डिंग स्टेट पावर एंड ऑथर says that the state to us will not be just an organization of power but a moral organization, so moral purpose of power is essential for all round development of the society। यानी महात्मा गांधी का कहना है कि पावर जो है वो नैतिक काम, जो अच्छे काम होते हैं उसमें यूज किया जाना चाहिए, न कि किसी खराबों कामों में, ठीक है। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, यानी सोहनलाल रतिराम को नानू काका ने कैसे इम्प्रेस किया। तो देखिए नानू काका स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज वीआईपी स्टेटस। नानू काका ने वीआईपी स्टेटस, अपना जो वीआईपी वो था वो दिखाना शुरू किया इन अ वेरी लाउड वॉइस सो डेट सोहनलाल कुड हियर, ताकि सोहनलाल सुन सके। ही फर्स्टली टॉक्ड अबाउट फॉरेन टूर एंड हिज कांटेक्ट विथ पॉलिटिशियन एंड मिनिस्टर्स, ठीक है। वो उसने क्या किया, फॉरेन टूर के बारे में बताया, ठीक है। देन ही केम टू टॉक अबाउट हजरत बरकत अली द एम्बेसडर इन सच अ टोन इफ दे वर बेस्ट फ्रेंड। दिस इम्प्रेस्ड सोहन लाल द मोस्ट, ठीक है। क्या हुआ कि नानू काका जो थे ना, वो हजरत बरकत अली के बारे में बात किया कि मैं इसका एम्बेसडर हूँ, तो जाके सोहनलाल रतिराम ने क्या हुआ, वो इम्प्रेस्ड हो गया उस बातों को सुन के, ठीक है। व्हाट इज देयर प्लेस, मतलब उसका शपथ क्या था, उन लोगों का शपथ क्या था। देयर प्लेस इज टू मार्च अहेड एंड नेवर टू टर्न बैक। लोगों का मार्च अहेड था, मतलब आगे बढ़ने का था, पीछे आने का कोई इरादा नहीं था। दे कैन नेवर बी सेटिस्फाइड अंटिल दे गेट देयर राइट टिल दे विल मार्च फॉर द फ्रीडम एंड जस्टिस टू गो अहेड। यानी एक्चुअली होता क्या था निग्रोस पीपल के साथ कि वाइट लोग जो थे ना, काले लोगों के साथ
गलत व्यवहार करता था। इसलिए काले लोगों ने जो थे वो मार्च अहेड किया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने का शपथ लिया और अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया, ठीक है, अपने जस्टिस के लिए। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब क्या बोल रहा है कि क्या लैंग्वेज जो है, क्या भाषा जो है एक रोल निभाता है आदमियों को डेवलपमेंट में, ह्यूमन मानव के डेवलपमेंट में। यस, लैंग्वेज प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। विदाउट इट वुड हैव बीन very difficult to hand on from generation to generation to investigation and discoveries that were gradually made। अब देखिए लैंग्वेज जो है वो एक प्रोमिनेंट प्रमुख रोल निभाता है मानव डेवलपमेंट में, और ये एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन का हैंड ओवर देने के लिए हम लोग बातों से बता सकते हैं, जो हम सीखे हुए हैं वो दूसरे को सिखा सकते हैं, अपने आने वाले जनरेशन को बता सकते हैं। वही बात इसमें बताया गया हुआ है। Why did Sei wander about the town, यानी टाउन शहर में क्यों घूमता था Sei? तो इसका आंसर देखते हैं। It was Sei's hobby to wander about the town almost daily looking for gods, ठीक है। He was deeply interested in buying and collecting it from the market and arranging it on the walls of his house। एक्चुअली देखिए क्या होता था ना, सेई जो है गॉड्स का बहुत शौक था उसका। गॉड्स मतलब वो लोग कद्दू टाइप का कुछ था जिसमें वो पेंटिंग करता था, उसका वो बहुत शौक था। तो वो शहर में घूमता था और उसको जहाँ भी मिलता था वो चीज़ें वो खरीद लेता था, बाई कर लेता था, उसको कलेक्ट करके उसको अच्छे से बना के पेंट करके अपने घर में लगाता था दीवालों पे। हाउ आर चिल्ड्रेन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर, यानी ज्वाइंट फैमिली में जो है बांग्लादेश में बच्चे को कैसे केयर किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 or 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। All the children of the joint family are looked after together. They are taken to the bath perhaps by one daughter-in-law and she bath them all. Then they all come in the sit down together to eat। अब देखिए बांग्लादेश में क्या होता है ना, बांग्लादेश में 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसको पूरे फैमिली के द्वारा बच्चे को केयर किया जाता है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली के द्वारा। और सारे लोग एक साथ मिलके बैठ के स्नान करके और बैठ के सारे लोग मिलके खाना खाते हैं, लाइक ज्वाइंट फैमिली की तरह। What made Sei heart beat faster, यानी Sei का दिल कैसे मतलब धड़कने लगा। वो जब when Sei was examining the gourd, suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long. Something about it made Sei heart beat faster। क्या होता है ना, वो Sei मतलब काफी इंटरेस्ट था वो गॉड में, ठीक है। तो वो पेंटिंग करता था Sei, ठीक है। तो मतलब वो जो गॉड था उस पे उसका मतलब लाइक हार्ट जो था वो काफ़ी इंटरेस्टेड था। वो काफ़ी होता है ना, कोई भी आदमी जिसको ज़्यादा एक चीज़ पे इंटरेस्ट हो वही उसमें बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था, इसलिए उसका हार्ट बीट उससे नहीं हटता था, ठीक है। वाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस, मतलब बेंजी जो है फ्लोरेंस से क्यों शादी करना चाहता था। बेंजी डिड नॉट नीड अ इंटेलिजेंट गर्ल, ही नीडेड वोमेन to help him in his work of poultry farming, so he decided to marry Florence। वो ये नहीं चाहता था कि मुझे इंटेलिजेंट तेज गर्ल मिले, वो चाहता था कि मुझे एक ऐसा वाइफ मिले जो मेरे पोल्ट्री फार्म में मेरा हेल्प करे, इसलिए उसे एक मिला फ्लोरेंस जिससे वो शादी करना चाहता था, ठीक है। Why was the land between Bombay and Madras famished, मतलब लाइक बॉम्बे और मद्रास के बीच का जो जमीन था वो क्यों फेमिश था, सूखा था। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास वाज फेमिश्ड बिकॉज द सन वाज हॉट इनफ एंड ड्यू टू दैट देयर वाज नो possibility to fertilize any seeds. There was no water because there were no wells or any other means irrigation
टू लैंड। अब एक्चुअली होता क्या था ना, तो कोई बॉम्बे और मद्रास का जो सिटी था, वो जो जगह था वो सूखा था, क्योंकि वहाँ का जो धूप था काफ़ी, मतलब काफ़ी धूप था वहाँ, ठीक है, हमेशा धूप रहता था। और वहाँ मतलब ऐसा था ना कि कोई मतलब तालाब उलाब भी नहीं था ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके और खेतों या फर्टिलाइज किया जा सके। हु आर द विस्पेयरिंग नेबर्स, यानी कौन जो है कार्यकर्ता पड़ोसी है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसका। एजेंट्स ऑफ डेथ आर द विस्पेयरिंग नेबर्स हु कम व्हेन ह्यूमन बॉडी इज डेड। हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल, यानी वो विस्पेयरिंग नेबर कौन है, जो मतलब मरने के समय डेथ का जो कार्यकर्ता होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्पेयरिंग नेबर बोलते हैं, जो कि क्या करता है, बॉडी को देखने आता है, ठीक है। विस्पेयरिंग नेबर जो है डेड बॉडी को देखता है और ये भी देखता है, ये करता है कि आदमी का लाइफ कितना माइजरेबल था, कितना कष्टनीय। हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम, यानी पतझड़ के समय में कैसे सन जो है समर बोले तो गर्मी में कैसे फ्रूट को पकने में हेल्प करता है, ऑटम में, पतझड़ में, ठीक है। तो आंसर में लिखा है द सन एंड समर हेल्प इन राइपनेस ऑफ फ्रूट्स एंड टू मेक देम फ्लेशी और फैट इन ऑटम दे फील वेरी मच हीट एंड एनर्जी। क्या होता है ना, उस सीजन में जो है फ्रूट को पकने में, फ्रूट को गुद्दादार होने में बहुत सहयोग मिलता है समर में, ठीक है। What does the poet think about the beauty, यानी पोएट क्या सोचता है ब्यूटी के बारे में। The poet thinks about the beauty that it is short-lived and will disappear one day or other। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो ब्यूटी है ना, एक दिन गायब हो जाना है, यानी जब आदमी मर जाएगा तो ये ब्यूटी भी उसके साथ साथ चला जाएगा। What does the poet mean when he says and when I crumble, यानी पोएट के कहने का मतलब है कि what when I crumble, इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसमें बोल रहा है the poet is said to think that nobody will remember of the most beautiful lady of the वेस्ट कंट्री, यानी वेस्ट कंट्री में जो ब्यूटीफुल लेडी है ना, उसको कोई याद नहीं रखेगा, यही कहना है पोएट का। वाई इज मैकेविटी टर्म्ड अ क्रिमिनलिटी, मतलब मैकेविटी जो बिल्ली होता है उसमें क्यों क्रिमिनलिटी दिखाया जाता है, क्रिमिनली क्यों दिखाया जाता है। तो देखिए आंसर है मैकेविटी इज टर्म्ड एज अ क्रिमिनल बिकॉज इट डज क्राइम लाइक अ एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल नेचर, यानी वो जो भी चीज़ गलत करता है ना, वो क्रिमिनल की तरह करता है। यानी कवि का कहने का मतलब है कि मैकेविटी जो बिल्ली है वो कभी दूध गिरा देता है, कभी कुछ गिरा देता है, कभी इधर कर देता है, वो क्रिमिनल है, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्रिमिनल माना गया। व्हाट डिड द फायर हिम सेज टू हिम, यानी फायर हिम कवि को क्या बोलता है। देखिए द फायर हिम से टू हिम, यानी फायर हिम कवि को बोलता है, स्पीकर को बोलता है डैट ही हैड फॉरगिवन हिम, यानी उसने अपने बेटे को भूल गया। ही मतलब बेटा उसका एक जल जाता है, ठीक है। एंड नाउ इट हैज़ टेकन ओथ टू ओवरलुक एंड पार्डन हिम दिस टाइम फॉर द sin ही कमिटेड, उसने जो गलतियां की थी, उसने जो पाप किया था, उसके लिए वो क्षमा मांगता है, ठीक है। उसका बेटा एक्चुअली एक आग था, उस घर में आग लगा तो जिसमें उसका बेटा भी जल गया था, इसके लिए वो अपने आप को क्या मानता है, कमिटेड मानता है। What was his reaction after hitting the snake, राइटर जो है स्नेक को मारता है, उसके बाद उसका रिएक्शन कैसा होता है, आइए देख। ही यानी स्पीकर regretted after hitting the snake, he felt that he had done wrong, how mean, how much uncivilized was his act, by doing so he had committed a sin was his reaction, यानी वो रिग्रेट, वो खेद व्यक्त कर रहे हैं कि सांप को मारने के बाद, ठीक है, कि उसने गलती कर दिया है, वो पापी है, वो ये बता रहा है अपने आप को कि हमें सांप को नहीं मारना चाहिए था, यही बताया गया है इसमें। Why did the speaker often wish to go to the dead house,
यानी स्पीकर कमला दास जो थी वो क्यों उस घर में जाना चाहती थी? तो आंसर है द स्पीकर ऑफन विश्ड टू गो टू दैट हाउस बिकॉज इन दैट हाउस शी फेल्ट हर ग्रैंड मदर मेमोरीज। वो उस घर में इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसके ग्रैंड मदर का जो है यादें उस घर में उसको दिखता था। हर ग्रैंड मदर लिव्ड देयर एंड डाई इन द हाउस। उसकी ग्रैंड मदर वहीं रहती थी और वहीं मरी। ठीक है। सी ऑल्सो लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन हर चाइल्डहुड डेज। तो वो जो है ना अपने बचपन में भी अपने ग्रैंड मदर के साथ वहीं रहती थी उसी के घर में, इसलिए वो उस घर को याद कर रही है। स्पीकर कमला दास। ठीक है। नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। यानी इसमें कह रहा है कि 4 देश का नाम बताइए जो इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। लाइक पहला लैंग्वेज उसका अपना लैंग्वेज होगा, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज यूज होता होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया। In this country, English is recognized as a second official language। यानी कहने का मतलब है कि ये 4 देश है जहां इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। पहला है इंडिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है मलेशिया, चौथा है नाइजीरिया और 5वां है नामीबिया। तो यही आपका आंसर है और ये BBI भी है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया हुआ है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। देखिए क्या है, राइट शॉर्ट नोट on English as a world language और write a brief note in a global language। यानी हमको इंटरनेशनल लैंग्वेज वर्ल्ड लैंग्वेज के बारे में दोनों क्वेश्चन सेम बोल रहा है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज नॉट बिकॉज इट रीड एंड स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल बट ऑल्सो बिकॉज इट इज रीड एंड स्पोकन इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री। यानी कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसलिए कि मतलब बहुत सारे देश में इंग्लिश बोला जाता है, इसलिए इसको वर्ल्ड लैंग्वेज बोला गया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन हैव इंग्लिश एज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। मतलब ये बोल रहा है कि ब्रिटेन में जो भी कॉलोनी है ना, हर जगह इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। इंडिया बीइंग कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हैज इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। जब ब्रिटिश रूल था ना इंडिया में, तो भी इंग्लिश बहुत बोला जाता था। नेम ऑफ फ्यू नोटेड इंग्लिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। कुछ इंग्लिश पोएट का नाम बताना है, कुछ ड्रामाटिस्ट का नाम बताना है। तो आइए देखते हैं। इंग्लिश पोएट में आ जाता है शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, T.S. इलियट, W.B. येट्स, E.T.C.R. ग्रेट इंग्लिश पोएट। ये जो है सारे इंग्लिश पोएट है। ठीक है। अब कुछ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का नाम बताना है। ड्रामेटिस्ट में भी शेक्सपियर आ जाते हैं, कैनग्रेव आ जाते हैं, गोल्ड स्मिथ आ जाते हैं, G.B. शाह आ जाते हैं। ठीक है। तो ये सब आपका है ड्रामेटिस्ट है। ठीक है। आर द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। व्हाट आर द 3 मेन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब तीन कौन सा मेन पीरियड था। ठीक है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास में। तो आइए देखते हैं। 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर। मतलब इस लैंग्वेज का हिस्ट्री पीरियड था। फर्स्ट है रेनेसेंस था फर्स्ट। सेकेंड है अगुस्तान एज एंड थर्ड है रोमांटिक रिवाइवल। ये तीनों क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज इतिहास का 3 पीरियड है। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। फर्स्ट बोल रहा है नेम 5 मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश और सेकेंड बोल रहा है राइट द नेम्स ऑफ 5 इंडियन इंग्लिश राइटर्स। ठीक है। दोनों का आंसर सेम है। दोनों में 5 इंग्लिश राइटर का नाम बोल रहा है, इंडियन राइटर का नाम बोल रहा है। ठीक है। 5 मेजर इंडियन राइटर्स आर। फर्स्ट है राजा राव, सेकेंड है मुल्क राज आनंद, थर्ड है R.K. नारायण, फोर्थ है मनोहर मालगांवकर एंड फिफ्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। ये 5 है जो
इंडियन है लेकिन इंग्लिश राइटर है, इंडियन होते हुए इंग्लिश राइटर, ठीक है।